जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप हिंदी से रिलेटेड बैठते हैं, शुक्ल जी की पुस्तक से आप कहेंगे ये मूल टेक्स्ट है आपकी हिंदी से रिलेटेड, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं ना, तो ये मानिए कि जो भी इन डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो ये जो शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजन कर हम लोगों के समक्ष रखा है, इसमें इनके विभाजन से ही काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, लेकिन इन्होंने आदिकाल को भी आपको सुविधाजनक तरीकों से पढ़ने के लिए उसको भी प्रकरण में डिवाइड किया है, और कभी कभी आपको इन प्रकरण से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि ये जो भी काफ़ी कठिन माना जाता है मूल टेक्स्ट में हिंदी का, उनको कैसे सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर पाए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, और बाद में ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आजकल ना जो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, इवन आप यूजीसी नेट में भी बैठ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि संस्कृत से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो लेखक होते हैं, तो लेखक क्या होता है कि जैसे हम संविधान पढ़ते हैं, तो संविधान का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर पूरे संविधान को ना पढ़ के उसका जिस्ट पढ़ना हो, तो आप प्रस्तावना में झांक सकते हैं। सेम चीज़ हिंदी साहित्य में भी, जितनी भी आप पुस्तकें पढ़ेंगे, बहुत सारा उनका संस्करण जो होता है, तो संस्करण में ही जो भी लेखक होता है, वो उसका सार क्या है उसमें समझाने की कोशिश कर देता है कि आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे किसके लिए लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या इससे पहले हिंदी साहित्य में इतिहास नहीं लिखा गया था, या लिखा गया था तो शुक्ल जी की इतनी महत्ता क्यों है, वो सभी हम जब ये पुस्तक पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें अपने आप पढ़ते पढ़ते ये आइडिया लग जाएगा। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में शुक्ल जी कहते हैं, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन, इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। यानी हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, किसके बारे में इन्होंने कहा, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह निकाला था किसने, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। सन 1833 में ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा वृत्त संग्रह इन्होंने निकाला था, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। और उसके पीछे सन 1889 में, ये तो 33 की बात है, लेकिन उसके बाद 1889 में ग्रियर्सन ने निकाला था। और ग्रियर्सन की ये जो रचना है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने कहा 1889 में ये भी निकाले, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ये बड़ा कवि वृत्त संग्रह है। अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके लिए इन्होंने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, किसके लिए सिर्फ वृत्त संग्रह कहा। तो शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज आप सुना होगा, तो यहाँ पे वृत्त संग्रह कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसको कह रहे हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान को कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो काशी की नागरी प्रचारी सभा है, उसका ध्यान शुरू से इस बात की ओर गया था कि ढेर सारी, यानी लगभग हजारों हस्तलिखित हिंदी की पुस्तकें हमारे देश में फैली तो है, राज पुस्तकालयों में पड़ी है, घरों में अज्ञात पड़ी हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए, और उससे वो चीज़ें जो सही सही चीज़ें हैं उसमें छानबीन की जाए और सबके सामने आया जाए। तो इसमें आपने काशी की नागरिक प्रचारी सभा का नाम जरूर सुना होगा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम करने वाला है काशी नागरिक प्रचारी। तो इन्होंने कहा 1900 के आसपास ये ध्यान गया काशी नागरिक वालों का कि सब कुछ तो इधर उधर फैला, अगर आर्थिक सहायता मिल जाए तो कुछ सही खोजबीन हो जाए। तो यही काम जो है इन्होंने काशी नागरिक प्रचारी वालों ने अपने हाथ में ले लिया, और सन 1911 तक अपनी खोज को 8 रिपोर्ट में, कितने रिपोर्ट में, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, कुल 8 रिपोर्ट में सैकड़ों, देखिए सैकड़ों ऐसे थे जो लेखक थे, अज्ञात कवि थे, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, उन सभी का अज्ञात ग्रंथों का पता लगा के 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं के नाम आपने 3 बंधु के भाई के नाम सुने होंगे। तो इन्होंने कहा ये जो तीनों मिस्र बंधु भाई है ना, जिनका लगभग आप सुनते हैं करीबन 5000 कितना करके इन्होंने सभी लोगों का उल्लेख किया और सबके सामने रखा। तो कहा कि ये जो मिस्र बंधु भाई लोग लिखे थे अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी उन लोगों ने भी उसका स्रोत कहाँ से लिया था। तो ये जो 8
भागों में 8 रिपोर्टों में आया था, इसी को आधार बना के इन लोगों ने लिया था। तो इनको कहा ये लोग तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह बना डाले थे, जिसको इन्होंने बताया कि काल के कवियों लेखों का समावेश किया, 3 भागों में इसको प्रकाशित कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा है इतने में ही आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके सिर्फ संस्करण से मिल गया, जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या कि शिवशंकर ने 1833 में कैसे निकाला, फिर ग्रियर्सन का 89 में था, इनको कवि वृत्त संग्रह कहा। फिर ये बताया कि खोजबीन नहीं हुआ था, तो नागरिक प्रचारी सभा ने लेके इसमें खोजबीन किया, और उसी को आधार बना के मिस्र बंधुओं ने जो है जिस तरीके से हम लोगों के सामने बड़ा कवि वृत्त संग्रह रखा। क्योंकि फिर मिस्र बंधु का उल्लेख आपने देखा होगा, शुक्ल जी ने कहा है कि हम भी जब रीतिकाल के बारे में लिख रहे थे तो हम स्पेशली रीतिकाल के बारे में यही मिस्र बंधु विनोद से उठा लिए थे कंटेंट को। और मिस्र बंधु विनोद किसकी हेल्प से लिए थे, तो नागरिक प्रचारी सभा वाले जो खोजबीन किए थे इन लोगों से ले लिए थे। अब इधर से कह रहे हैं कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, यानी हायर एजुकेशन में भी हिंदी पढ़ाया जाने लगा, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की जरूरत छात्र और अध्यापक दोनों को रही कि कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अध्यापक को भी मिले पढ़ाने को, छात्रों को। और शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा अलग अलग शाखाएं फूटती रही हैं, काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। यानी इन्होंने कहा, आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कई लेखकों ने किया है, लेकिन सब लोगों ने कैसे किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, वर्ण के अक्षर में, जो कि सही नहीं माना जाता, क्योंकि सारी सच्चाई लोगों को पता नहीं होती थी। तो वही करें कि फिर पढ़ाने वालों को भी दिक्कत होती, छात्र को भी दिक्कत होती और अध्यापक को भी दिक्कत होती। तो कुल मिला के शुक्ल जी का ध्यान इस चीज पे था कि इसको सही से किसी के सामने कोई ऐसा इतिहास आए जिसमें जो है मतलब जो भी चीजें बताई जाए ना, वो कुछ कोल कल्पित ऐसा न लगे, वो सही लगे। तो वही कह रहे हैं कि 700-800 वर्षों की जो संचित ग्रंथ राशि है, अब पता लगा 700-800 वर्षों का इतिहास और आपके सामने हजारों पेज में रख दिया जाए तो हो सकता है वो भी ना समझ में आए। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम क्या किया, जो हमारे सामने शुक्ल जी लिख के लाते हैं 8 रिपोर्ट, जो 1900 से 1911 काशी नागरडे ने निकाला। इनको ये जो है हमारे सामने जब शुक्ल जी लाते हैं, तो शुक्ल जी कभी लगभग हजारों पेजों के इतिहास को बहुत ही संक्षेप में कर देते हैं, और इस तरीके से कर देते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। अभी तो हम भूमिका पढ़ रहे हैं, बाकी जैसे जैसे हम इतिहास में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इन्होंने हमारे लिए कितने सुविधाजनक तरीकों से हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियर रखा है। आगे कह रहे हैं कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार की। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आजकल तो सीधे-सीधे इंटरव्यू में या कहीं भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इन्होंने कहा कि 5 या 6 वर्ष ऐसे हुआ, तो मैंने कहा लाओ छात्रों की मदद के लिए कुछ अपना नोट्स बना दें। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का ये जो नोट्स है ना, हम भी इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने इनके नोट्स से, मतलब ये 800 पेज का है, इसमें से जो भी हर एक काल का इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हम भी आपको इसमें दिखाएंगे कि हमने भी इसको संक्षेप में कर लिया है। वो बाद में रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प करता है आपका। तो इन्होंने कहा कि हमने तो 5-6 इसका नोट्स तैयार कर लिया, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित समूह की बदलती जो विशेषताएं उसको लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण करके सब एक कच्चा ढांचा तैयार किया, और लिख कर एक तरीके से हम पूरा इतिहास सबको देना चाहे। अब इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया उसका थोड़ा मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ। आपने जरूर इनकी एक विधेयवादी पद्धति का नाम सुना होगा, शुक्ल जी का। शुक्ल जी हवाई फायर नहीं करते, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उनकी लेखन की पद्धति होती है। तो वो कहते हैं कि जब हम काल विभाजन करने चलते हैं, क्योंकि हमने पहले बहुत लोगों को देखा है जो कि विभाजन कर दिए हैं, लेकिन विभाजन का अता पता नहीं है किस आधार पे किए। तो इन्होंने कहा देखो, मैं जो विभाजन किया हूँ, ये जो आपके सामने किताब रखने जा रहा हूँ, उसमें जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की कोई विशेष ढंग की रचना बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है, तो उसको हम मान लेते हैं कि एक अलग काल है, और उसका नामकरण हम उसी रचना के अनुसार रख देते हैं। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बता देते हैं कि इस काल का ये लक्षण है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय ये है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी ढंग की रचना को ले, वो परिमाण में प्रथम के बराबर नहीं होगी। यह नहीं है कि सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी बराबर हो। यदि किसी काल में मान लो कोई भी काल, मान लो आदि काल है, और उसमें 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7, 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें, मतलब जिस ढंग की रचना की मान लो वीरता परक 10 रचनाएं हैं और श्रृंगार परक 4 रचनाएं हैं, तो मैं महत्व किसको दूंगा, जिसकी प्रचुरता है। तो वही चीजें कह रहे हैं। और यद्यपि शेष और जो ढंग की मिलेंगी पुस्तकें वो मिलकर 20 भी हो जाएं, तो ये हुई पहली बात कि हम आधार पहले वाले को मानेंगे।
दूसरी बात, वो जो ग्रंथ है उसकी प्रसिद्धि कितनी है। पता लगा, हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि वीरता परक 10 रचनाएं हैं और श्रृंगार परक 4 है। तो वीरता परक रचनाएं भी ज्यादा है, हो सकता है इसकी महत्व भी ज्यादा हो, तो हम इसकी प्रसिद्धि भी देखेंगे, इसकी रचना की मूलता वो कितना ज्यादा उसको भी देखेंगे। तो दो चीजें देखेंगे, उस विशेष रचना की प्रचुरता और दूसरी बात ग्रंथों की प्रसिद्धि। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कथन और कारण में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो काल विभाजन का आधार शुक्ल जी ने तय किया वो किस आधार पे किया, तो आपको उत्तर देना होगा रचनाओं की प्रचुरता के आधार पे, दूसरी बात ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पे। ये क्लियर हुआ। अब कहते हैं कि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत ज्यादा ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के तहत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की ढेर सारी रचनाएं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब देखिए, ये ऐसे ही आपको स्टेटमेंट उठा के दे देता है कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है, यानी आवाज होती है। यानी मान लो आपने कहा कि वीर गाथा काल, जैसे इन्होंने कहा वीर गाथा काल, इसका मतलब वीर गाथा काल कहने का मतलब कि उस समय वीर गाथा से संबंधित ज्यादा रचनाएं भी लिखी गई, उसकी प्रसिद्धि भी ज्यादा है और वो उस समय की वीरता की प्रतिध्वनि उस रचनाओं में सुनाई देता है। इनके कहने का यही मतलब है। तो आपने शुक्ल जी का जो काल विभाजन का आधार है, काल को बांटा कैसे है, उम्मीद है कि इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने साफ साफ कहा कि आपने हमारी जो भी पुस्तक है उसके बारे में, आदिकाल के बारे में सुना ही होगा कि हमने आदिकाल का नाम क्या रख दिया है, वीर गाथा काल। तो हम लोगों के मन में आता है, हम रटते हैं ना कि किसने वीर गाथा काल कहा, किसने कौन सा काल कहा। अब इन्होंने साफ साफ कहा कि हमने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है। कहते हैं कि इस काल के भीतर दो प्रकार की आपको रचना मिलेगी। आदिकाल का नाम जो वीर गाथा रखा है, तो दो प्रकार की रचना देखने को मिलती है। एक मिलता है अपभ्रंश की और देश भाषा की। एक रचना अपभ्रंश की और देश भाषा या बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते और जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं कुछ तो अलग अलग हैं, विषयों पर, फुटकल दोहों पर, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अब जैसे आपने आदिकाल पढ़ा तो आपको लगा शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा। पहले तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जब आप आदिकाल की रचना पढ़ने जाएंगे तो उसमें जो अपभ्रंश की रचनाएं आती हैं, उस अपभ्रंश की रचनाओं में आप ज्यादातर रचना पढ़ेंगे ना, उसमें जैन धर्म के बहुत सारे आपको संत मिलेंगे जिन्होंने धर्म के तत्व को निरूपित किया, कुछ खास नहीं लिखा है। और इनको ये मान के चलते हैं, शुक्ल जी सीधा सीधा कहते हैं कि ये जो इन लोगों ने धर्म तत्व के बारे में बताया, इसको तो मैं साहित्य की कोटि में मानता भी नहीं हूँ। और जिसको ये मानते हैं, दूसरा देश भाषा की कुछ फुटकल रचनाएं भी हैं। तो कहते हैं कि हम काल विशेष को ध्यान में रखते हुए मान के चलते कि इस समय साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। अब आपका सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि शुक्ल जी ने आदिकाल में साहित्यिक पुस्तकें कितनी मानी है, तो कुल 4 मानी है। अब उनके नाम भी आप ध्यान रखिए कि उन साहित्य में जो 4 पुस्तकों को, केवल जो 4 को माना है, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताक। ठीक है, तो ये विजयपाल रासो हो गया, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनको बिल्कुल आपको रट लेना है कि विद्यापति का कीर्ति पताका और लता और हमीर रासो विजय, हमीर विजय, ये सिर्फ 4 इन्होंने तो माना कि आदिकाल में 4 ऐसी जो साहित्य की पुस्तकें हैं, और 4 के अलावा ऐसी 8 पुस्तकें हैं जिसको इन्होंने क्या माना है, ये देश भाषा काव्य की 8 पुस्तक है। तो 8 पुस्तक क्या हो गया, देश भाषा काव्य की। ये 8 के नाम कौन कौन से हैं, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए, कीर्तिलता और पताका तो उसमें आ गया साहित्यिक में, लेकिन यहाँ पे दिया है विद्यापति पदावली। जो विद्यापति पदावली है ये आपका देश भाषा काव्य में आता है। तो खुमाण है, विशल है, पृथ्वी है, जय चंद्र प्रकाश है, जय मयंक जस चंद्रिका है, परमाल राशो है, खुसरो की पहली है, विद्यापति। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे देखिए 12 रचनाओं के नाम देखने को मिल गए। इन्होंने साफ साफ बता दिया साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 है, देश भाषा की पुस्तकें कुल 8 है। अब देखिए शुक्ल जी अब बता रहे हैं आपको कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से हमने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख दिया। और इनमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम 2 तथा विशल देव रासों को छोड़ दें। अंतिम 2 और एक विशल देव रचना हो गया, और अंतिम 2 और रचनाओं को छोड़ दे तो जितनी भी रचना है सब कौन सी रचना है, वीर गाथात्मक है।
तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एक विशल देव को अगर छोड़ दीजिए और अंतिम दो में क्या आता है, विद्यापति बतावली और खुसरो की पदावली। अगर आप इन 3 को छोड़ देना तो टोटल 12 में से अगर 3 आप माइनस कर देंगे तो आपकी 9 रचनाएं आ जाएंगी। और ये जो 9 रचनाएं हैं वो सारी 9 रचनाएं पूरी तरीके से जो है वीर गाथा काल यानी जो वीर प्रवृत्ति है, वीरता की विशेषता है, उन्हीं को इंगित करता है, इसलिए हमने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल कर दिया है। तो आपको ये 3 भी ध्यान रखना है कि किनको, 3 को इन्होंने निकाल दिया है बाहर, खुसरो की पहली, विद्यापति पदावली और विशलदेव रासो को। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से हमने आदिकाल का नाम इस तरीके से रख दिया। अंतिम 2 निकाल दीजिए और विशलदेव को निकाल दीजिए। अब आदिकाल का नाम जब हमने वीर गाथा काल रख दिया तो जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में हमने कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि जो मिश्र बंधु है, जिनका हम मिश्र बंधु विनोद पढ़ते हैं, उन्होंने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी कि ये सारे पुस्तक भी जो है इसको आधार बना के नाम रखा जा सकता है। मान लीजिए कभी काल ये आ सकता है, नहीं तो ऐसे एग्जाम में नहीं आता है ये। उन्होंने जो आधार बताया है इसमें भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमान, संवत्सार, पतल्लनी, अनन्य योग का नाम सुना होगा आपने, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपाई, उएस माला यानी उपदेश माला। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि इसकी भाषा से स्पष्ट होता है, यानी भगवत गीता का, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया कि जैसे तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊ, अगम आकार है जाकर ना हो। तो उसको तो मान लिया इन्होंने, पुराना कोई मतलब नहीं है। वैसे जो वीर रस की पुरानी परिपाटी है ना, उसके अनुसार कहीं वर्णों का द्वित देकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धत पद्यों को संबत 1000 के क्या 500 के भी बताए ना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का ये गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। तो इन्होंने आपको ये बोल दिया है कि जैसे आपको एक लिस्ट मिश्र बंधु ने पकड़ा दी है, तो कहीं कहीं आप जैसे नहीं वर्ण को द्वित कहते हैं, कोई भी चीज वर्णों का जो द्वितीयकरण होता है, कह रहे हैं कि अगर आपने प्राकृत भाषा में इन चीज़ों को देख के ही मान लिया नहीं आदिकाल में आएगा तो वो जरूरी नहीं है। और एक एग्जाम्पल भी बता दिया कि जैसे लोग भाव को थॉट कह दे, विचार को फीलिंग कह दे, इससे कुछ बदलाव नहीं आ जाता। सीधा सा कहने का मतलब है शुक्ल जी का, जो हमने दिया उसको अच्छे से मेरा वाला पी जाओ, बाकी लोग का बेकार है। अब देखिए इन्होंने कहा कि और बाकी हम 9 जो पुस्तक है जो शुक्ल उन्होंने क्या नाम है मिश्र जी ने पकड़ाया है, 9 के बारे में भी ये बता देते हैं कि जो शेष 9 पुस्तकें उसमें 9 2 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये 4 रचनाएं तो ऐसी हैं जो सिर्फ जैन धर्म के तत्वों का निरूपण करती हैं और साहित्य कोटि में तो आती भी नहीं है। और जो 6 नंबर की योग की पुस्तक है और नंबर 3 और 4 की नोटिस मात्र है। तो मतलब कुल मिला के इन्होंने इस तरीके से बाल की खाल निकाल दी है शुक्ल जी ना, कि बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ हम मान गए भाई, आपने ही 12 पे बताया उसी को ध्यान रखेंगे और तो सब बेकार है। और फिर बता रहे इस प्रकार केवल इसमें 2 साहित्यिक पुस्तकें बची, यानी उतना जो दिया है मिश्र बंधु जी ने उसमें इन्होंने बोला 2 ही तो बच रहा है जो साहित्यिक है, जो डिस्क्रिप्टिव है। एक में है नंद के जो नार का वर्णन किया गया और दूसरे में जो गुजरात का रैवत पर्वत है उसका जिक्र किया गया है। और इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं, यानी कहे कि मिश्र बंधु ने भले ही आपको लिस्ट पकड़ा दिया, मैं भी अपनी किताब में दे दे रहा हूँ, लेकिन भैया मैंने जो साफ साफ 12 के 12 बोले हैं मैं उससे बिल्कुल हिलने वाला नहीं हूँ। जो हमने कह दिया सो रामबाण वही चीज मानिए। अब एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं, वो अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग होता है, वैसे ही भक्ति काल के भीतर पहले, अब देखिए सीधे ये अपने, क्योंकि हम लोग अभी संस्करण पढ़ रहे हैं, अरे सबसे पहले हम लोग भूमिका पढ़ रहे हैं ना, तो भूमिका में जो है पूरी चीजें थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है। तो जैसे उन्होंने आदिकाल के बारे में बताया, ऐसे ही बता रहे हैं कि जब आप भक्ति काल पढ़ोगे तो भक्ति काल को हम क्या करेंगे 2 काव्य धारा में बांट देंगे। जैसे भक्ति काल को आपने क्या बांट दिया, निर्गुण और सगुण में बांट दिया है ना, निर्गुण सगुण में। फिर प्रत्येक धारा की भी, निर्गुण और सगुण की भी 2 धारा इन्होंने निकाल दिया, जिसको आप प्रेम मार्गी कह सकते हैं, ज्ञानाश्रयी प्रेम मार्गी, और सगुण के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसको हम भक्ति काल में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि ऐसे तो बांटा, फिर रीति काल में जाऊंगा तो रीति काल के अंदर हमने रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चल रही थी उसी को उपविभाग करने का कोई संगत आधार तो मुझे मिला नहीं रीति काल में, इसलिए रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए हमने बिना विभाग कैसे किया जाता है। तो इन्होंने किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डाला और इस तरीके से उसको बांट दिया।
तो हम रीति काल वाले में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। रीति काल के संबंध में ये कहते हैं कि दो बातें और आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक तो इस काल के कवियों के जो परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं बहुत ज़्यादा प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना करा था, ना कि कवि कीर्तन करना। अच्छा, ये भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी ने सीधे सीधे कैसे बोला कि जैसे और लोग खाली होके घूमते रहे तो सब लोगों का ये जुटाते रहे कौन कब पैदा हुआ क्या किया, बस यही काम की चीज़ें नहीं करते। लेकिन मेरे पास इतनी टाइम मतलब इतनी व्यस्तता है कि इतना समय नहीं है, तो हमने परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन करने में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। हमको कवियों का कीर्तन भजन नहीं करना था, इसलिए समय को बचाते हुए हमने बुद्धि से काम लिया और जो कवियों का परिचयात्मक विवरण था उसको हमने मिश्र बंधु विनोद से ले लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने पूरे किताब के बारे में नहीं कहा है, सिर्फ रीति काल के बारे में जो जानकारी स्रोत था उसको आधार बनाने के लिए इन्होंने मिश्र बंधु विनोद का इस्तेमाल किया था। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि मिश्र बंधु विनोद जो लिखा गया था उसमें जो 1900 से 1911 के बीच में जो है आपने देखा कि 8 रिपोर्ट में जो इतिहास काशी नागरी प्रचारडी ने हिंदी साहित्य का निकाला था, उसी को आधार बना के मिश्र बंधु विनोद ने विनोद जो है जो बिहारी भाई थे, मिश्र बंधु जितने भी तीनों भाई थे वो मिलके उसको आधार बना के लिखे थे। तो उन लोगों ने नागरी प्रचारडी वाला आधार बनाया और शुक्ल जी ने इनका आधार बना के रीतिकाल वाला लिख लिया। तो मतलब कुछ छिपा नहीं रहे, साफ साफ बता दे रहे कि हाँ मैंने कहाँ क्या लिया। और फिर ये कह रहे हैं कि जब हमने ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आप लोगों के सामने तो और किसकी मदद ली, तो इन्होंने कहा कि कुछ और भी मदद लिया। जैसे मदद हमने लिया है ठाकुर दीनदयाल गिरी का। इन लोगों का नाम पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, जिसको हमने हाईलाइट किया है, नोट्स बनाइएगा तो इनका जरूर नाम लिख लीजिएगा। इन्होंने एक तो थैंक यू बोला मिश्र बंधु विनोद को, दूसरा इन्होंने कहा कि ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय, ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है इनके बारे में। तो कवियों के परिचयात्मक विवरण तो इनसे ले लिए, लेकिन कुछ कवियों की जो जानकारी है जब अपने पुस्तक में हम लिखने लगे तो जो ठाकुर दीनदयाल गिरी है, राम सहाय, रसिक गोविंद, इनकी जब जानकारी दे रहे थे उसमें कुछ फेर बदल भी किया है। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं भी हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य की हानि नहीं हुई, मतलब जितना हमको जरूरी था हमने वो काम कर दिया, वो आप लोगों के सामने रख दिया है। तो इस तरह रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषता के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वो दिग्दर्शन के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि, अब देखिए एक बहुत बड़ी बात है इन्होंने साफ साफ कह दिया जो इनके मन में था कि इतिहास की पुस्तक में, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूँ और इतिहास की पुस्तक में कोई कवि का हम चाहो पूरा वर्णन कर दूं तो ये गलत है। इतिहास की किसी पुस्तक में हम किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध है पुस्तक लिखना पड़ेगा, यानी स्वतंत्र पुस्तक उस व्यक्ति पे लिखना पड़ेगा। और बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में मैं थोड़ा विस्तार से, मतलब आप इसी में देखेंगे इनकी रचना में तो जो थोड़े बहुत मतलब जो ज़्यादा थोड़े प्रसिद्ध है उनके बारे में थोड़ा विस्तार दे दिया है। बाकी क्योंकि इतने वर्षों का इतिहास, 900 वर्षों का लगभग इतिहास इनको 800 पेजों में समेटना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना किसी के बारे में विस्तार से लिखेंगे। और बाकी इन्होंने कहा जो ज़रूरी था वो मैंने डाल दिया। अब इन्होंने कहा कि मैंने देखो आधुनिक काल को कैसे बांटा है, तो जब आप आधुनिक काल इनका पढ़ेंगे तो इन्होंने गद्य का आविर्भाव सबसे प्राचीन, देखिए आदिकाल के बारे में कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि आधुनिक काल में गद्य का यानी गद्यांश जो आया है आधुनिक काल में, गद्य का आविर्भाव वो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी भी अनेक रूपता का विकास हुआ उसको आरंभ से लेकर अंत तक की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम सबको बता दें और पूरा मतलब कि सबके सामने रख दें, क्योंकि ये कहते हैं कि जो वर्तमान यानी आजकल के जो लेखक हैं और कवि हैं उनके संबंध में कुछ लिखना मतलब अपने सिरे पर बला मोल लेना समझ पड़ता है। जी नहीं माना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दिया हूँ। सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए उल्लेखित कर दिया कि बहुत डरते डरते किया हूँ, पता लगा कब लात घूसा पड़ जाए तो इन लोगों के बारे में नहीं। वो कह रहे हैं कि जब मैं वर्तमान समय में हूँ तो इन लोगों के बारे में लिखने में डर लगता है, क्या पता कब पड़ जाए।
तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि और वर्तमान काल में भी इन्होंने बताया जो प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली लेखक कवि हैं उनके नाम जल्दी में या भूल से छूट भी हो सकते हैं गए हों, लेकिन कुल मिला के आप इन सब में उनको क्षमा करिएगा। इतनी बड़ी पुस्तक 900 वर्षों का इतिहास उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों के सामने रखा है। फिर कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है हिंदी साहित्य का। अच्छा, ये भी तो आपके मन में आऊगा कि हिंदी साहित्य इतिहास इन्होंने क्यों लिखा, किसने इनको ऑफर कर दिया कि 900 वर्षों का इतिहास आप लिख डालिए 850 पेज में। तो उसकी कहानी भी बताते हैं। बड़ी रोचक कहानी है हिंदी साहित्य का ये इतिहास जो हम लोगों के सामने है। काशी नागरी प्रचारी में हमने आपको बताया ना कि 1900 से लेके 1911 में जब नागरी प्रचारी संस्था वाले सोचे कि हम क्या करेंगे 8 रिपोर्ट में इतिहास निकालेंगे, तो उन लोगों ने ये किया मतलब कि इनवाइट कर दिया, निमंत्रण दे दिया किसको, शुक्ल जी को। शुक्ल जी को कहा कि देखिए ऐसे निकाला जा रहा, आप एक काम करिए इसकी भूमिका लिख दीजिए। अब भैया ये भूमिका लिखने बैठे तो शुक्ल जी अब उनकी भूमिका लिखते लिखते इतना बड़ा हो गया कि वो पूरा एक ग्रंथ बन गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अब क्या करें, उसको अलग से छापना पड़ा। तो वही है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर यानी ये जो 8 रिपोर्ट निकल रहा था हिंदी शब्द सागर के नाम से, उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास इन्होंने 1929 में लिख दिया। अब जो आज इतिहास आप पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जब लिखे थे इसका नाम था विकास, तो ये आता भी है हिंदी साहित्य का विकास। 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के स्थान पे ये निकाला गया अलग से। और इन्होंने कहा इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई आदि और अंत में, और आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई। देखिएगा आदिकाल में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को ले लिया है, क्योंकि कहते हैं कि वे सदा से ही भाषा काव्य के तहत ही मानी गई हैं, और कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी भाषा काव्य के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित, सारंग धन ने जो हमीर रासो लिखा है ना, पर प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंद के एग्जाम्पल भी इसमें मिल जाते हैं। आधुनिक काल के अंत में कहते हैं कि वर्तमान काल की कुछ जो विशेष प्रवृत्तियां थी उसके वर्णन को थोड़ा बहुत हमने लिख दिया, बहुत ज्यादा नहीं। और मिस्र बंधुओं के बारे में कहते हैं कि प्रकांड प्रकांड देखिए प्रकांड कहते हैं मिस्र बंधुओं के जो प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। और रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ ही लिया, मतलब इसी का हेल्प लिया मिस्र बंधु विनोद का। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी, अब देखिए उनको धन्यवाद कितने अच्छे से कर रहे हैं कि वो सब बड़े ही उत्साही और परिश्रमी संकलन करता थे। भाई उन लोगों ने 5000 उसमें बढ़िया संकलित किया था। तो शुक्ल जी कहते हैं धन्यवाद तो बनता है उन लोगों को। इस तरह हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी, यानी जहाँ जहाँ लगा कि नहीं इन लोगों ने भी गलत कर दिया तो कहा कि हमने जो मूल पुस्तकें थी उनको भी पलटा था। अब कहते हैं कि राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, यानी राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास जो है उनकी हिंदी कोविद रत्नमाला, और श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की है कविता कौमुदी। ये देखिए 2-3 हमने हाईलाइट यहाँ भूल गए हैं करना, लेकिन यहाँ से आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किसका किसका नाम लिया है। आपने सुना होगा श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी कोविद रत्नमाला है, और ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है कविता कौमुदी, और श्री वियोगी हरि का है ब्रज माधुरी सार। इन 3 पुस्तकों का इन्होंने कहा है कि हमने इन तीनों जगहों से भी कुछ चीजें ली हैं, यानी हिंदी कोविद रत्नमाला से, कविता कौमुदी से और ब्रज माधुरी सार, इनसे भी मदद ली है। तो 3 महानुभावों को यहाँ भी धन्यवाद देते हैं। और फिर कहते हैं कि आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना हम करे थे, यानी जब आधुनिक काल का हम प्रकरण लिख रहे थे तो हमको कठिनाई हुई, उस समय इनके पंडित मित्र, पुराने पंडित मित्र थे केदारनाथ पाठक, वो काम पे आए, लेकिन काम मतलब मदद किए कह रहे हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद नहीं दिए, क्योंकि अब देने की हिम्मत भी, मतलब वो कहते हैं कि पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को इनके मित्र आजकल एक बदमाशी की तरह समझते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने संस्करण में सब चीज़ें लिख दी हैं, और इस कार्य में उसे जो भूलें हुई हैं उनकी सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उसकी क्षमा कीजिए। रामचंद्र शुक्ल 1986 में ये जो है संस्करण आपने ये भूमिका जो है पढ़ी। अब उसी में ये कहते हैं कि वो तो जो आया इसके बाद जो संशोधित और प्रवर्धित संस्करण आया उसमें इन्होंने 2 बातों को और उल्लेख किया। आपको देखिए संस्करण में ही बहुत सारे फैक्ट मिल गए जिनको हमने हाईलाइट किया है, और जो नहीं किया उसको हमने बता दिया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। अब सोचिए 7-8 पेज में आपको जो हमने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट बस वही था, फालतू कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार आप अच्छे से सुन ले रहे हैं तो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब ये कह रहे हैं कि जब संशोधित नया वाला संस्करण आया तो इसमें इन्होंने कहा कि बहुत सी नई चीज़ें हमको जोड़नी पड़ी, जैसे
आदिकाल के अंदर ही जो वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी योगी हैं, उनकी परंपरा का कुछ विस्तार के साथ हमने यहाँ वर्णन किया। तो ध्यान रखिए, नया चीज आदिकाल के भीतर जब हम वज्रयान सिद्ध और नाथ के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में इन्होंने कहा, हमने कुछ जोड़ा। और जो कबीर जी जो निर्गुण सतमत के प्रचारक थे, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। तो दूसरा उद्देश्य ये स्पष्ट करना भी था कि सिद्ध और योगी की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती। देखिए, ये शुक्ल जी ने ही कन्फर्म किया है, और बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कह दे सिद्ध और नाथ की रचना जो है बिल्कुल साहित्य की कोटि में नहीं आती। ये तो शुक्ल जी ने ही कहा है कि वो जो है रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती, और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। और भक्ति काल के तहत ये स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किए हैं, स्वामी रामानंद पे और नामदेव पे, क्योंकि उनके संबंध में कहते हैं कि अनेक बातें प्रचलित थी। और फिर रीतिकाल के बारे में ये कहते हैं कि रीतिकाल का जो सामान्य परिचय, क्योंकि रीतिकाल को ये 3 प्रकरण में बांटते हैं, जिनका पहला सामान्य परिचय होता है। तो कह रहे हैं कि रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा, यानी हिंदी के अलंकार ग्रंथ कैसे आए, वो उद्गम कहाँ शुरू कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसको कुछ दिखाए हैं। और घनानंद आदि कुछ मुख्य जो कवि है, मुख्य कवि, उनके आलोचनात्मक परिचय भी हमने दिया है। तो आपको इनके संशोधित नए संस्करण में क्या चीजें नए देखने को मिला? वज्रयानी सिद्ध नाथपंथी योगी के बारे में, सिद्ध और योगी की रचना कोटि में नहीं आती साहित्य के, इसके बारे में बताया। भक्ति काल में इन्होंने रामानंद और नामदेव पर व्याख्यायित किया है। इनके अलावा रीतिकाल के सामान्य परिचय, यानी रीतिकाल का आरंभ कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और घनानंद, इन लोगों के बारे में इन्होंने विशेष तौर पे जिक्र किया है। और आधुनिक काल में इन्होंने क्या चेंज किया है, तो आधुनिक काल में कहा कि उसके अंदर जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के गद्य का इतिहास क्या रहा है, तो कुछ सामग्री हमें वहाँ पे मिला है, थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे चीज़ें नई जोड़ी है। और पिछले संस्करण में वर्तमान अर्थात आजकल जो चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति, उसका हमने बस संकेत दिया था। और इस संस्करण में हमने क्या किया, समसामयिक साहित्य का अब तक का जो आलोचनात्मक विवरण है वो दे दिया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का आप अगर इनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी हो जाए। तो कुल मिला के ये देखिए 1997 की भूमिका है। तो शुक्ल जी ये 1997 में इनकी भूमिका ये आती है, परिवर्धित या संशोधित संस्करण। तो आप संशोधित इनका संस्करण पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ से इनका शुरू होता है काल विभाग, इन्होंने कैसे काल में डिवाइड किया है चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपने कई बार पढ़ा होगा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप कैसे बदलता है। आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे मन बदलते रहते हैं, हमारी चित्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, और परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ अवश्य होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी विशेष समय में लोगों में जो रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताया, शुक्ल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो आप लोगों को ध्यान में रख के लिखा गया है, क्योंकि कोई भी देश उठा लीजिए ना, और साहित्य मतलब समाज का दर्पण, और समाज का दर्पण मतलब वहाँ के लोगों के जो मन में चल रहा है, जो उनका मन है, वही तो आप जो पढ़ेंगे उसमें प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम जो जनता है, हमारे मन जो हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने अपने में बदलाव किया है। और एक बार तो सीधे ये क्वेश्चन आ गया था, यूजीसी नेट के ही पेपर में आ गया था, कि इन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को बदलते हुए पैटर्न में ऐसे दे दिया कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक, किस किस के अनुसार बदलाव की बात की है। तो देखिए, आप ना इतनी बारीकी से ध्यान नहीं देंगे जब तक आपने पेपर के पैटर्न नहीं देखे हो, 2-4 पेपर सॉल्व नहीं किए हो। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये तो पूरा कोटेशन पूछता ही है, ये भी पूछ देता है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। तो ध्यान रखिए, इन्होंने जो चेंज, जनता की चित्तवृत्ति यानी हमारे मन कैसे बदलते हैं, राजनीति के अनुसार बदलता है, समाज जैसे जैसे बदलता वैसे हमारा मन बदलता है, सांप्रदायिक आधार पर बदलता है, धार्मिक परिस्थिति। तो इन 4 परिस्थितियों का इन्होंने उल्लेख किया, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। अब कह रहे हैं कि इसको सबको ध्यान में रख के हमने ये पूरा जो इतिहास आपके सामने हम रखे हैं 850 पेज में, ये 900 वर्षों का इतिहास है, जिसको हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। और वो 4 कालखंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 कालखंड है क्या? वो है आदिकाल,
जिसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। और ये देखिए यहाँ पे डेट जो जी दिया गया है ये संवत में दिया गया है। आप जो 57 को माइनस करेंगे ना तो ईस्वी में आ जाएगा। तो इन्होंने आदिकाल वीरगाथा काल जो की है, तो इन्होंने यहाँ पे उल्लेखित किया है कि आदिकाल यानी जो है आपका भक्ति काल। तो आदिकाल मतलब वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल को इन्होंने कहा संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को पूर्व कहा और रीतिकाल को उत्तर कहा। 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से लेके 1984। तो इन्होंने इस तरीके से इसको प्रकरण 1, 2, 3 करके ये जो है आदिकाल और भक्ति पूर्व मध्यकाल को, जिसको भक्ति काल, फिर रीतिकाल और गद्यकाल, इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। और ये संवत में ध्यान रखिए, आप 57 वो करके अपना ईस्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो हमने बांटा है इन कालों की रचनाओं को जो है वो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण हुआ है ना। पर ये ना समझना चाहिए कि किसी भी विशेष काल में सिर्फ हमने जो नाम कर दिया वैसी ही रचना हुआ, यानी हमें कह दिया वीरगाथा काल, तो ऐसा हुआ ही नहीं कि क्या वीरगाथा काल के समय में क्या कोई रचना और नहीं लिखी गई, ये बात गलत है। और लिखी गई, लेकिन हमारे लिखने के फार्मूले के दो ही आधार थे, हमने पहले ही बता दिया था। एक इन्होंने कहा कि प्रचुरता देखना है, और प्रचुरता और प्रसिद्धि, यही दो चीज ध्यान रखिए, ये चीज था। और जैसे भक्ति काल हो या रीति काल हो, उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिले होंगे, लेकिन वीर राजाओं की प्रशंसा उतने मात्रा में नहीं मिली, उस ढंग से नहीं मिली, ऐसे आधार पे हमने नाम लिखा है, तो इस पे विशेष आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है आदिकाल। मुझे उम्मीद है ना कि बहुत अच्छे से आपको संस्कृत क्लियर हो गया, काल विभाग क्लियर हो गया। अब हम आपको एक एक जो है इसमें, जैसे इन्होंने क्या किया ना, जो आपका ये आदिकाल है, आदिकाल को भी इन्होंने प्रकरण में डिवाइड किया है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा कि इन्होंने आदिकाल को कुल कितने प्रकरण में बांटा है, 4 प्रकरण में, 4 प्रकरण में बांटा है, और प्रकरण के एक एक नाम रखे हैं। तो ये हम आगे अभी देखेंगे इन्होंने 4 प्रकरण को किस नाम से बांटा है ना। यहाँ पे हो सकता है नीचे दिया हो आदिकाल के बारे में, हाँ, जैसे आदिकाल का प्रकरण 1, फिर प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य, ऐसे करके बांटा है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे जब आप आदिकाल या वीरगाथा काल पढ़ते हैं, तो इन्होंने ऐसे इसी का नाम ने 4 प्रकरण में कर दिया, प्रकरण 1, 2, 3 और 4। और जैसे ये प्रकरण 1 है, तो इन्होंने प्रकरण 1 का नाम क्या रख दिया है, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ने को मिलेगा, आदिकाल के परिचय के बारे में पूरी जानकारी। फिर जैसे ही आप आदिकाल का जो प्रकरण 2 है, क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन भी करता है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 का नाम है सामान्य परिचय। प्रकरण 2 का नाम क्या है, प्रकरण 2 का नाम होगा अपभ्रंश काव्य, और इसमें जितने भी आपको अपभ्रंश से रिलेटेड रचनाएं होंगी प्रकरण 2 में पढ़ने को मिलेंगी। और जैसे प्रकरण 3 है, प्रकरण 3 को इन्होंने क्या कहा, तो प्रकरण 3 को इन्होंने कहा है देश भाषा काव्य। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, देश भाषा काव्य, है ना। फिर देश भाषा काव्य हो गया। और इसके बाद जो प्रकरण 4 है, इसमें जो एक्स्ट्रा रचनाएं पड़ी थी ना, फुटकल रचनाएं, तो इन्होंने जो है फुटकल रचनाओं को इन्होंने प्रकरण 4 में रख दिया है। अब हम यहाँ पे जैसे आपका ये खत्म किए यहाँ तक, तो हम आपको ना कैसे इसका नोट्स बनाते हैं उसका भी नोट्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। आप थोड़ा देख लीजिए और आइडिया ऐसे लगा लीजिए। ये जो है जब शुक्ल सीरीज लगभग खत्म कर देंगे तो ये PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके पहले आप नोट्स जो है इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके भी, जिसको हाईलाइट किया वहाँ से, इस नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, आप बिल्कुल इसको ध्यान दीजिए, बस सपोर्ट करिए। अभी हम आपको इसके नोट्स को दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये नोट्स है, आपके शुक्ल सीरीज का ही नोट्स है। देखिए लास्ट टाइम क्या होता है कि एग्जाम में जो है आपको जब अच्छा परफॉर्म करना होता है, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना होता है, और खासकर उन चीज़ों को जो कि बहुत ही अस्थायी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में पकड़ बनाने पे, तो आपको शॉर्ट नोट जरूर रखना चाहिए। अब हमने करीबन आपको 8-9 पेज पढ़ाए, जो इम्पोर्टेंट आपको भूमिका पढ़ा दी, काल विभाग पढ़ा दिया, और प्रकरण से शुरू होने वाला है। तो जब लास्ट टाइम आपको रिवीजन होगा तो आप 850 के पेज की किताब को लेके नहीं बैठेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी बनाना है। जैसे पढ़ा रहे हैं हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। अब जैसे यहाँ पे है, हमने सीधे क्या नाम लिख दिया, यहाँ पे आचार्य शुक्ल, उनका समय लिख दिया 1894 से 1941। पुस्तक का नाम संक्षेप में बस लिखिए, जिसे आप बस आइडिया लगा पाए। हिंदी साहित्य इतिहास क्यों लिखा था, सबसागर की भूमिका के रूप में। इसका पहले क्या नाम था, हिंदी साहित्य का विकास नाम था। कितने भागों में बटा है, 4 भागों में।
कौन से पद्धति पे लिखा है शुक्ल ने? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या होता है? जाति वातावरण छड़ जिसमें रहता है, और इसमें भी ग्रियर्सन और शुक्ल जो है विधेयवादी पद्धति को आधार मान के चलते हैं। तो देखिए कितने संक्षेप में हमने प्लस करके कर दिया कि ग्रियर्सन भी जो है विधेयवादी पद्धति को लेखन में मानते हैं, शुक्ल भी मानते हैं। और कितने वर्षों का इतिहास शुक्ल ने लिखा है? कभी 1000 की संकल्पना जो की है, 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। 1900 से 1911 तक के 8 रिपोर्ट में ये इतिहास लिखा गया है। और 1918 में मिश्र बंधु जो श्याम बिहारी मिश्र आते हैं, उनके बारे में कहा गया है इन्होंने बड़ा सा कविवृत्त संग्रह लिखा है, और मिश्र बंधु विनोद इनका है। और ये भी हमने बताया कि रीतिकाल जो है जिसको आधार बनाया शुक्ल जी ने, मिश्र बंधु विनोद से ही बनाया था, है ना। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अब दे दिया कि किस आधार पे शुक्ल जी ने जो है अपना जो है वीर गाथा काल नाम रखा है। तो दो ही, एक रचना की प्रसिद्धि हो गई, एक प्रचुरता हो गई, है ना। और फिर हमने ये बताया आपको कि इन्होंने 2 प्रकार की रचनाओं को आधार बनाया। कुल वैसे 12 रचनाओं को आधार बनाया, लेकिन 9 ऐसी थी जो वीरगाथात्मक रचना थी, जिसमें 4 ऐसी थी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं। 4 में है विजयपाल, हमीर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। 8 ऐसी है जो कुमार है, विशल है, पृथ्वीराज है ना, ये इनका नाम लिख दिया। अब देखिए इनके अलावा हमने नीचे ये भी कर दिया प्लस आइकन बना के कि विद्यापति पदावली है, खुसरो की पहली है, विशल देव है, ये तीनों वीरगाथा काल के आधार नहीं है। तो आप देखिए ना कि हमने 2 मिनट इसको अभी पढ़ाया, 2 मिनट में मेरा रिवीजन हो गया। अब इसको फिर आगे का कि परिचयात्मक विवरण हमने कहाँ लिया? मिश्र बंधु विनोद से। किसका? रीतिकाल का। इतिहास की पुस्तक में पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती है ना। फिर इसी तरीके से आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो बस आपको ऐसे ना पढ़ने के बाद ये नहीं करना कि पढ़ के बस शुक्ल सीरीज को बंद कर देना, बिल्कुल भी मत करिएगा। शुक्ल सीरीज को पढ़ने के बाद ऐसा अपना शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, तो जाके ये आपकी बहुत मदद करेगा। विश्वास मानिए, अगर शुक्ल जी पे बहुत अच्छा कमांड है आपके हिंदी साहित्य में, तो बहुत सारे एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव हेल्प होने वाला है। तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, ये कंटिन्यू चलेगा आपका, है ना। और इस तरीके से हम नोट्स भी दिखाते रहेंगे, और आप लोग कहेंगे तो शेयर भी कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।